नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें पंजाब से, जहां यह तय हो गया है कि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री और प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि सीटों पर फैसला बाद में होगा। और संसद में हंगामा चल रहा है। उधर इस समय देश की राजनीति की सबसे ज्यादा सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव सिर पर है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से दिल्ली में अपने निवास पर मुलाकात की। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ एक रैली में नजर आए। बीजेपी ने यह रैली निषाद पार्टी के साथ मिलकर की थी। वहीं यूपी में बीजेपी की सबसे तगड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी से है, जिसने आज रायबरेली में रैली की। अखिलेश यादव की इस रैली में अच्छी खासी भीड़ भी नजर आई। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। एनडीटीवी के वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान से आज उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी वादे जुमले निकले। बीजेपी ने लोगों को सिर्फ दिक्कत, किल्लत और जिल्लत दी है। रायबरेली से होते हुए इस चुनाव में हम समाजवादी विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव जी के साथ चल रहे हैं और जगह जगह उनकी रैलियां हैं और चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव जोरों पे है। तो सबसे पहले तो आपसे, आप इतना प्रचार कर रहे हैं, यही पूछ लेते हैं कि कुछ आपका इरादा बना कि आप क्या खुद भी लड़ेंगे? मैंने उस समय भी कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं, आजमगढ़ की जनता से एक बार पूछ करके फिर आगे फैसला लूंगा। अच्छा, आपकी रैलियों को हम बहुत पहले से, हम 2011 में भी आपके रथ में हम लोग साथ चलते थे। वो जो भीड़ आ रही थी और ये जो भीड़ आ रही है, आप देखिए 2017 में या 19 में भीड़ तो आई, लेकिन उसने उतना आपको उस अनुपात में समर्थन नहीं दिया। उस भीड़ में इस भीड़ में कितना फर्क लग रहा है आपको? देखिए, 2011 में रथ भी चला था, साइकिल भी चली थी, और 14-19 में रथ नहीं चल पाया और ना 17 में रथ चल पाया। तो रथ की खासियत ये है कि हमें मौका मिलता है जनता के पास जाने का, जनता से समर्थन मांगने का, और जगह जगह लोग जो मिलते हैं, जो स्वागत करते हैं, कार्यकर्ता अपना गांव घर में खड़ा होकर के स्वागत कर सकता है। तो पिछले चुनाव में रथ नहीं चल पाया था। 11 में 12 में रथ भी चला था, साइकिल भी चली थी। इसलिए चुनाव प्रचार पहले से शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जा सके। ये जो सड़क पे लोग दौड़ रहे हैं आपके पीछे पीछे, कैसा मूड लग रहा है आपको बीच में जा रहे हैं उनके? तो देखिए, अभी तक जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वो संदेश दे रहा है कि वो बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है क्योंकि आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवान इसलिए बदलाव चाहता है कि नौकरी और रोजगार के झूठे सपने दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी वादे जुमले निकले। आज भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, उनके झूठे विज्ञापन हैं। इसलिए जनता इनसे नाराज है। जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, इसीलिए ये समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ कई बार देखी जाती है कि चुनाव के टाइम पे आदमी जो है पिछले कुछ समय से वो धर्म के नशे में अपनी तकलीफ भूल जाता है, वोट दे देता है। ये नशा इस चुनाव में आपको कितना कम, ज़्यादा, कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेती है। उसकी कोशिश होती है कि लोगों के बीच में बंटवारा हो, लोग नाराज़ हों किसी बात को लेकर के, फिर मतदान हो जाए। इस बार जिस तरीके से लोगों ने कोरोना में परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्हें जिस तरीके से निवेश के बड़े सपने दिखाए और कुछ हाथ नहीं लगा, लगातार विज्ञापनों में झूठी तस्वीरें आ रही हैं, तो इस बार जनता जागरूक है, समझदार है। महंगाई के लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आज जब किसान की सरसों तैयार हो जाएगी तब उसको कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन जब वही किसान अपने घर परिवार के लिए सरसों का तेल लेने जाएगा तो उसे कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो दुगनी मार हो रही है उसके ऊपर। एक तो सरसों की उसको कीमत नहीं मिल रही, जब दूसरी बार सरसों का तेल लेने जाता है तो उसको महंगा खरीदना पड़ता है। आज जब कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो सोचिए किसान या गरीब का परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो जनता ने किल्लत देखी है, जिल्लत देखी है और जो दिक्कतों का सामना किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने केवल दिक्कत,
किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कि वो परेशानी से वो नशा उतर रहा है आदमी का? परेशानी कहें या जो धोखा था और जो सपने बड़े बड़े दिखाए थे उससे निराश हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र पे बात नहीं कर रही है। संकल्प पत्र अगर हम उठाएं तो पहला पन्ना ये लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। मैंने कई अखबारों में और कई बार सदन में मुख्यमंत्री जी को सुना है, वो ये कह रहे हैं कि लैपटॉप बटेगा, टैबलेट बटेगी, स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन जब सरकार का समय पूरा हो गया, आचार संहिता लगने वाली है, तो कब ये लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई या डेटा देंगे? और वहीं 20 लाख के लगभग बच्चे निराश हो गए हैं। टीटी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, परीक्षाएं रद्द हो जाएं, क्या भविष्य बचा है नौजवानों का, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी कर करके इंतजार कर रहे थे परीक्षा देंगे, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जानबूझ करके पर्चों को लीक करती है, जानबूझ करके परीक्षाओं को रद्द करती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इतने ज़बरदस्त प्रचार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, ये आपको धर्म लगता है, राजनीति लगती है, या दोनों लगती है? क्या इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री यहाँ के, राष्ट्रपति यहाँ के, और यहाँ के बड़े बड़े जो सरकार में मंत्री हैं वो भी यहीं के हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार को फायदा देना चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता को, इस डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है। न बिजली कोटे की बढ़ी है, अगर हम NHI का आंकड़ा निकालें तो और प्रदेशों को ज़्यादा लाभ मिला है। और जहाँ तक सवाल माँ गंगा का है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद डुबकी लगाई थी, सोचिए मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं लगाई। मुख्यमंत्री जी ने डुबकी इसलिए लगाई क्योंकि वो जानते हैं जो वादा किया था माँ गंगा को साफ करने का, माँ गंगा साफ नहीं हुई। गंगा में हिंडन नदी जुड़ती है, वो साफ नहीं है, काली नदी वो साफ नहीं है, यमुना वो साफ नहीं है, गोमती वो साफ नहीं है। ये सभी नदियाँ और प्रदेश की ज़्यादातर नदियाँ गंगा में मिलती हैं जाकर के। मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि गंगा की सफाई बिना इन नदियों के साफ किए नहीं हो सकती, इसीलिए मुख्यमंत्री डुबकी ने लगाई। जहाँ तक चुनाव के करीब ये सब काम करना, आयोजन करना, अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो सब सरकारी रैली हैं। सरकार के मनरेगा के मजदूर आ रहे हैं, आंगनवाड़ी के लोग आ रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। सरकार जिन कर्मचारियों पे दबाव बना सकेगी उन सबको रैलियों में ला करके इकट्ठा करने का काम करे, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है, जनता इनके साथ नहीं है। अच्छा, आज सारे अखबारों में खबर छपी है कि सीएम ने हाउस में कल कहा कि जनता को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। तो ये क्या समाजवाद राम राज्य से विपरीत कोई विचारधारा है? और उनका जो राम राज्य है उसको आप कैसे देखते हैं, जो इस समाज में वो किस तरह का राम राज्य ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान नहीं पढ़ा और राम राज्य की कल्पना करना है समाजवाद को लाना। अगर हम राम राज्य की बात करें तो वही है जो समाजवाद है, वही लगता है राम राज्य है, जहाँ पर सभी के अंदर बराबरी हो, गैर बराबरी ना हो, भेदभाव ना हो, सबको बराबर का हक मिले, वही तो राम राज्य है और वही तो समाजवादी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर मुख्यमंत्री बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति लैपटॉप बांटने की सदन में कई बार घोषणा कर चुके हों, वो लैपटॉप नहीं बांट पाए। और लैपटॉप क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। वो लोगों को टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का समय और ज़माना अलग है। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले इस तरह के सवाल खड़ा करना इसीलिए है क्योंकि वो लोगों की खुशहाली नहीं चाहते हैं। समाजवाद या गैर बराबरी खत्म होगी तभी जा कर के लोग खुशहाल होंगे, तभी राम राज्य की कल्पना पूरी होगी। और ये लोग वो हैं जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी नहीं मानते। संविधान में ये तय है, हमारे प्रेमबल में ये है कि जो भारत की संरचना होगी, जो हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी सिद्धांतों पर चलेंगी। एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, आप चुनाव प्रचार में देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये लोग गजनी गौरी की तरह लुटेरे हैं, कहीं जिन्ना हैं, कहीं बाबर हैं, कहीं औरंगज़ेब हैं। इनमें से कोई 1000 साल पहले मर गया, कोई 900 साल पहले मर गया। बाबर 1526 में आए, 1530 में मर गए। ये 2021 के चुनाव में आपके
खिलाफ क्यों टूल हैं और इसका क्या मकसद है? इन्होंने एक सपना दिखाया था कि डिजिटल इंडिया होगी, डिजिटल भारत होगा। डिजिटल भारत तो नहीं हुआ, लोगों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, आय दोगुनी नहीं हुई, कमाई आधी हो गई, महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अभी किन सवाल को लेकर के जनता में जाएं? इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए कई सौ साल पुरानी बातें उठा करके लाते हैं। अच्छा, एक चीज़ की बीजेपी को अगर आप देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 12 राज्यों में उसकी सरकार है, बहुत दौलत है, रिसोर्सेज हैं, बहुत नेता हैं। आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। अगर साधन और उसके बीच में देखें तो ये जो अभी तक लड़ाई चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? लड़ाई साधन की नहीं है, लड़ाई है कि जनता किसका समर्थन करेगी। लोकतंत्र में वो सत्ता में आएगा जिसके जनता मदद करेगी, और जनता इस बार बदलाव चाहती है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में तो खड़ी है, लेकिन विकल्प जनता ने बनाया है, और जनता विकल्प के साथ जब खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। और जैसे जैसे हार उनको सताएगी, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, न केवल दिल्ली बल्कि देश के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी का नेता यहीं पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश और आने वाले समय की राजनीति तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। तो बहरहाल रथ यात्रा में ये हमारी बातचीत थी अखिलेश यादव जी के साथ, जो ये कह रहे हैं कि ये जो मुकाबला है और ये जो स्थिति बन रही है, ये जनता ने उनको इस स्थिति में लाई है। तो उनकी लड़ाई संसाधन और पैसे से नहीं है, बल्कि ये जनता की लड़ाई है। रायबरेली में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार तीसरे दिन हंगामा होता रहा। विपक्ष जहां गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार अपने पुराने रुख पर कायम है। उधर निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। मुद्दा वही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा। राज्यसभा तो शुरू होते ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष नारे लगाते रहा, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग सुनने को तैयार नहीं दिखी। सरकार तो फार्म लॉ सुरकर को भी तैयार नहीं था। जब लोगों ने कहा, तब तो वो सुरकर 1 साल बाद उनको तो मानना ही पड़ा, और ये चीज भी उनको मानना ही पड़ेगा। वो नहीं रह पाएंगे, वो देख लेना। वो सोच रहे हैं अगर टेनी मिश्रा को हटा दे तो ब्राह्मण के वोट चले जाएंगे। यूपी के ब्राह्मण इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर कोई गलती की उसको रखने से उनका वोट मिलेगा। उधर निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने अपनी जन संसद लगाई। इन सांसदों का कहना है कि जनता की आवाज उठाने की वजह से उनको निलंबित किया गया है, इसलिए उन्होंने जन संसद का आयोजन किया। कोई चेयरमैन बना तो कोई विपक्ष का लीडर, पर यहाँ भी हंगामा होता रहा। देखिए, ये गणतंत्र को, लोकतंत्र को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पीपल को नहीं मानते, ऑपोजिशन को नहीं मानते। तो इसीलिए हम बाहर पीपल्स पार्लियामेंट बैठा है। लखीमपुर खीरी के बारे में, प्राइस राइस के बारे में, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, देश को जो बेच रहे हैं उसके बारे में, किसानों को एमएसपी मिल जाए उसके बारे में हम बात करने के लिए बाहर पीपल्स पार्लियामेंट बुलाया। हमने एक ऐसा माहौल दिखाने की कोशिश की जहां सदन के अंदर सत्ता की डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जनता को समझ में नहीं आता होगा कभी कभी कि हम उनके मुद्दे रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें चुप किया जाता है। तो एक अटेम्प्ट था टू शो कि संसद में जैसे ही जनता के मुद्दे हम उठाते हैं तो चेयरमैन सर हो या सत्ता पक्ष हो, हमें अपनी बात रखने नहीं। लखीमपुर खीरी मामले में विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। यूपी में चुनाव है, लिहाजा विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। अजय मिश्र के मुद्दे पर संसद में लगातार तीसरे दिन भी अवरोध बना हुआ है। न विपक्ष अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार है, न ही सरकार झुकने को तैयार है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में संसद का कीमती वक्त जरूर बर्बाद हो रहा है।
नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि यूरोप बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है, हमें भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि यूके जैसे हालात बने तो हमारे यहाँ हर रोज 14 लाख और फ्रांस जैसे हालात बने तो हर रोज 13 लाख मामले आने की आशंका है, जबकि दूसरे दौर के पीक में 4 लाख के आसपास ही मामले हर रोज आए थे। हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है। That situation in many parts of the world, in particular parts of Africa and but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है। हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए। कॉन्वर्सली हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। परिमल, खुद जिस तरह से वीके पॉल कह रहे हैं कि जब पीक था तो 4 लाख मामले हर दिन भारत में आए थे, हमने देखा था तब उन 4 लाख मामलों में ही जो पूरा स्वास्थ्य ढांचा था वो चरमरा गया था। तो अब जब दिल दहला देने वाला आंकड़ा वो दे रहे हैं 13 लाख 14 लाख हर दिन का, तो ऐसे में क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ पर चिंता भी जाहिर की है और अपनी चुनौती भी बताई है। चिंता इस बात को लेकर कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और चुनौती इस चीज़ को लेकर कि जो तैयारी है वो राज्यों से बार बार कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। और यही नहीं, ये भी जोर डाल के कहा गया ब्रीफिंग में, स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में, कि हर दिन मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं 9:30 बजे को ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया और देश के हालात का जायजा लेते हैं। वो हर दिन भी ऐसा होता है। इसको सरकार गंभीरता से ले रही है और ये चाहती है कि पब्लिक, लोग, आम लोग भी इसको गंभीरता से लें ताकि हालात बिगड़े नहीं। अभी हम इस स्थिति में नहीं है, हालांकि 101 मामले हैं भारत में, लेकिन ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये 10,000 मामले कब हो जाएंगे या 20,000 ओमिक्रॉन के मामले कब हो जाएंगे। इसके संकेत भी हैं कि ये मामले बढ़ेंगे, कहीं पे रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में 2 चीज़ों की लेकर कोशिश हो रही है। पहला ये कि ये वायरस कितना ज़्यादा हार्मफुल है, यानी कितना घातक तौर पे बीमार कर सकता है किसी को, इसको लेकर भी आकलन चल रहा है। अभी तक एक ही मौत रिपोर्ट हुआ है, लेकिन किसी नतीजे पे ना तो दुनिया, ना तो WHO, ना तो भारत पहुंच पाया है कि आखिर वायरस कितना घातक है। पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि अगर ऐसे हालात बन जाए तो हमारी तैयारी क्या रहे, क्योंकि दूसरी लहर में आपने सही बताया कि जिस तरीके की स्थिति बनी थी उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। यही बड़ी वजह है कि बार बार जब चिट्ठी लिखी जाती है केंद्र शासित प्रदेशों को और राज्यों को, तो कहा जाता है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखें ताकि कल को कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटा जा सके। तो चिंता और चुनौती दोनों लेवल पे हो, चाहे लोगों के लेवल पे हो, मंत्रालय के लेवल पे हो, या फिर राज्य सरकार के लेवल पे हो। तो ये तमाम चीजें लोगों के बीच बस यही मैसेज देने की कोशिश कि वो एहतियात बरतें, सरकार अपना खुद का काम जरूर कर रही है। शुक्रिया परिमल आपका। तो अगर लोग एहतियात बरतें, सावधानी रखें तो शायद इसकी नौबत ही ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का। कोरोना के इस दौर में मुसीबत तमाम लोगों के सामने आई, लेकिन कोरोना की चपेट में आए देखने में अक्षम लोगों की परेशानी दवाई पहचानने से लेकर उसके डोज को लेकर खासी बढ़ गई। अब जो देख नहीं सकते उन जैसे लोगों को लेकर नीति आयोग दवाई की स्ट्रिप पर QR कोड लागू करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां दवाई के पत्ते पर QR लिखा होगा, जिसे स्कैन कर दवाई की तमाम जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास भी छोटे बच्चे हैं, वी आर केयर गिवर्स, वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड वी मोस्टली डिपेंड ऑन मेमोरी एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो मेडिसिन्स हैव टू बी मेड एक्सेसिबल वेयर एक्सपायरी डेट शुड बी नोन टू अस, मतलब हमें एक्सपायरी डेट पता होना चाहिए और वी शुड नो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और कितने mg का है। जेएनयू से पढ़ाई करने वाली स्मृति देख नहीं पाती। पति शोभन भी देखने में अक्षम हैं। 2 बच्चे हैं। इस साल अप्रैल में पूरा परिवार कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया। दवाइयों की लंबी लिस्ट और खुराक का अलग अलग लेखा जोखा, इससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। स्मृति हाथ से टटोलकर दवा पहचानने की कोशिश करती रहीं, पर कई दवाइयां तो बाहर से एक जैसी ही थी। उस वक्त उनको लगा कि दवाई की स्ट्रिप पर QR कोड हो तो परेशानी कम हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग को लिखा। फिलहाल मुझे रिस्पांस नीति आयोग से मिला है, वीके पॉल सर से, और उन्होंने अश्योर किया है कि दिस वुड बी डन within 2 to 3 months. He will make medicine accessible. He is committed to it. मतलब QR कोड होगा। Yes, that's what he has assured me. अब देखो, मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो ये भी बताना चाह रही हूँ। ये कॉम्बीफ्लाम और O2 दिखने में डिफरेंट लग रहा है जी, लेकिन इसको टच करके देखो। अब ये टच करने में एक जैसा है जी। सपोज करो ये मुझे टेक इट राइट। ये लड़की और घर में कोई नहीं है, और घर में कोई नहीं है। स्मृति दवाई की स्ट्रिप दिखाकर परेशानी बताती रहीं, बीमारी वाले पुराने दौर को दोहराती रहीं। कुछ इस तरह के QR कोड के जरिए मोबाइल पर आने वाले ऑडियो संदेश से इनकी परेशानी कम की जा सकती है। भारत में नहीं देख पाने वालों की तादाद लाखों में है। ऐसे में सरकार के एक फैसले का फायदा सिर्फ इनको ही नहीं, बुजुर्ग से लेकर आम लोगों तक पहुंचेगा। जिस साइज में लिखते हैं वो मोस्ट पीपल सीनियर सिटीजन्स मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हैं, पता नहीं चलता, पढ़ा नहीं जाता। और अगर जो डेट वाली हिस्से कट गई तो देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसमें एक्सपायरी पता चल जाएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल जाएगा, टैबलेट साइज पता चल जाएगा, मेजर साइड इफेक्ट्स पता चल जाएंगे, स्पेशल प्रिकॉशंस पता, सब कुछ पता चल जाएगा। और जरूर और दुनिया में पहली बार होगा, और ये दुनिया में पहली बार ही होगा। समस्या अपने हल और हालात सुधारने को लेकर नई सोच को जन्म देती है। समस्या बड़ी आबादी की है और समाधान छोटा सा, तो सरकार की एक छोटी सी कोशिश बड़ी आबादी की राह आसान करेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।